गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे, घर में अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। क्लास 9 साइंस सब्जेक्ट में हम चैप्टर 16 पढ़ रहे हैं बच्चों, जिसमें हम पढ़ रहे हैं कोयला, पेट्रोलियम एवं पेट्रो रसायन। बच्चों सबसे पहले आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक के बटन दबा दीजिए। बच्चों हम पिछले वीडियो में कोयले के प्रकार के बारे में पढ़ रहे थे, है ना। तो कोयले के प्रकार के बारे में हमने पढ़ा बच्चों, और ये भी देखे कि कोयले कितने प्रकार के होते हैं। कोयले 4 प्रकार के होते हैं: पीट, लिग्नाइट, बिटुमिनस और एंथ्रेसाइट। कौन से कोयले सबसे उत्तम किस्म के होते हैं बच्चों, कौन से कोयले सबसे उत्तम श्रेणी में आते हैं? तो हम लोगों ने ये देखा था कि एंथ्रासाइट बहुत ही अच्छा कोयला है, जिसमें घरेलू ईंधन के रूप में इस कोयले का उपयोग किया जाता है ना। धुआं और राख बहुत ही कम उत्पन्न होता है, तो ये कोयला बहुत ही उत्तम श्रेणी का होता है बच्चों, है ना। और कौन से कोयले में कार्बन की मात्रा जो होती है बहुत ही कम पाया जाता है, कार्बन का मात्रा, तो वो पीट है बच्चों। देख सकते हैं 25 से 35% है ना। आज हम पढ़ेंगे बच्चों कोयले के ग्रेड। आज हम देखेंगे कोयले के ग्रेड के बारे में, जिसमें हम देखेंगे कोयले की जो ऊष्मीय क्षमता होती है बच्चों, इसे मापने के लिए ग्रेड यानी कि जी का उपयोग किया जाता है। इसका आधार सकल कैलोरी मान यानी कि ग्रोस क्लोरीफिक वैल्यू है। इसकी इकाई किलो कैलोरी प्रति किलोग्राम है ना। तो यहाँ पर हम सारणी देखेंगे बच्चों। सारणी क्रमांक 1 कोयले की ग्रेड। तो यहाँ पर ग्रेड G1, G2, G3, G4, G5 यानी कि ग्रेड 6, ग्रेड 7, ग्रेड 8 और ग्रेड 9। तो यहाँ पर मान के अनुसार में क्या किया जाता है बच्चों, है ना। जो उसमें क्षमता होती है, तो इसका उपयोग ग्रेड का उपयोग किया जाता है उसमें क्षमता को मापने के लिए। और इसका आधार क्या है, सकल कैलोरी मान है। तो इसके मान के आधार पे क्या किया जाता है, ग्रेडिंग किया जाता है। तो यहाँ पर ग्रेड है, सकल कैलोरी मान है। जैसे देखिए 7000 से ऊपर 6701 से 7000 तक, 6401 से 6700 तक, 6101 से 6400 तक, 5801 से 6100 तक और 5501 से 5800 तक, 5201 से 5500 तक और 4901 से 5200 तक और 4601 से 4900 तक, है ना। इस प्रकार से ग्रेडिंग की जाती है। 1 में कितना, ग्रेड 2 में कितना और ग्रेड 2 का मान कितना तक जा सकता है। इसी प्रकार से यहाँ भी है ग्रेड 10, ग्रेड 11 का भी 4301 से 4600 तक, 401 से 4300 तक और 3701 से 4000 तक, 3401 से 3700 तक और 3101 से 3400 तक और 2801 से 3100 तक, 2501 से 2800 तक और 2201 से 2500 तक। इस प्रकार की ग्रेडिंग की जाती है बच्चों, जिसमें हम देखते हैं कोयले का उपयोग उसकी ग्रेडिंग के अनुसार किया जाता है। उसकी ग्रेडिंग को देखा जाता है बच्चों, उसके बाद में क्या किया जाता है, कोयले का उपयोग किया जाता है। हमारे छत्तीसगढ़ राज्य में भी विभिन्न ग्रेड का कोयला प्राप्त होता है। आइए देखें यह कहाँ कहाँ मिलता है। तो बच्चों हमारे छत्तीसगढ़ में देखते हैं जितने भी राज्य में कोयले प्राप्त होते हैं, तो विभिन्न ग्रेड वाले कोयले प्राप्त होते हैं। तो देखते हैं कहाँ कहाँ कोयला मिलता है। 16.4 में देखेंगे छत्तीसगढ़ में कोयला के भंडार एवं उत्खनन में भारत में छत्तीसगढ़ का एक प्रमुख महत्वपूर्ण स्थान है। छत्तीसगढ़ में कोरबा, रायगढ़, सरगुजा तथा कोरिया में कोयले की भूमिगत एवं खुली खदानें हैं। तो बच्चों यहाँ पर कोयले के जो भंडार हैं वो कहाँ कहाँ पर है, छत्तीसगढ़ में कहाँ पर है, कोरबा में है, रायगढ़ में है, सरगुजा तथा कोरिया में कोयले की भूमिगत एवं खुली खदानें हैं, है ना। जहाँ पर बहुत सारी जब खुदाई की जाती है बच्चों, तो कोयला प्राप्त होता है। कोरबा जिले में रजगामार, बगदेवा, सुराकछार,
एवं बांकी मोंगरा की खदानों में G4 एवं G5 ग्रेड का कोयला प्राप्त होता है। यानी कि 6101 से 6400 तक और 5801 से 6100 तक के कोयले प्राप्त होते हैं। यानी कि G4 और G5 ग्रेड के कोयले प्राप्त होते हैं। कहाँ बच्चों? सूरकछार एवं बांकी मोगरा में, है ना। यहाँ के खदानों में G4 और G5 ग्रेड के कोयला प्राप्त होते हैं। और कहाँ पर? रजकामार और बगदेवा में भी, है ना, बगदेवा। इसके अलावा गेवरा, दीपका एवं कुसमुंडा की खदानों से G11 ग्रेड का कोयला प्राप्त होता है। हमारे छत्तीसगढ़ राज्य में NTPC यानी कि नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन CSEB छत्तीसगढ़ स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की तापीय संयंत्रों में कोयले का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा एल्यूमीनियम संयंत्र बालको, इस्पात संयंत्र भिलाई, तापीय एवं इस्पात संयंत्र रायगढ़ व रायपुर के सिलतरा में स्थित औद्योगिक संयंत्रों में कोयले का उपयोग हो रहा है। इस प्रकार विभिन्न उपयोगों के कारण इसे काला हीरा भी कहते हैं। तो बच्चों ये जो जिला कोरबा जिला है ना, वहाँ पर दीपका, गेवरा, कुसमुंडा ये सभी कहा जा रहा है। यहाँ पर क्या पाया जाता है? बहुत अधिक मात्रा में कोयले का उत्पादन हो रहा है ना। इसी प्रकार से हम लोग देखते हैं भिलाई, है ना, जहाँ पर क्या है? इस्पात संयंत्र है। एल्यूमिनियम संयंत्र कहाँ है? बालको में है। तो इन सभी जगहों पर इस्पात संयंत्र रायगढ़, तापीय एवं इस्पात संयंत्र रायगढ़ व रायपुर के कहाँ पर है? सिलतरा में स्थित है ना। इनके औद्योगिक संयंत्रों में कोयले का उपयोग हो रहा है। इन जगहों पर कोयले का उपयोग बहुत अधिक हो रहा है बच्चों। इस प्रकार विभिन्न उपयोगों के कारण इसे काला हीरा कहा जाता है ना। अब देखते हैं, अभी तक हमने जीवाश्म ईंधन कोयले के बारे में जाना है। आइए अब दूसरे महत्वपूर्ण जीवाश्म ईंधन पेट्रोलियम को जानें। ये भी हमारा जो पेट्रोलियम है बच्चों, जिस प्रकार से हमारा जीवाश्म ईंधन कोयला है, इसी प्रकार से पेट्रोलियम भी हमारा जीवाश्म ईंधन है। तो आइए देखते हैं जीवाश्म ईंधन पेट्रोलियम के बारे में। 16.5 जिसमें हम देखते हैं पेट्रोलियम दो शब्दों पेट्रा चट्टान व ओलियम तेल से मिलकर बना है। अर्थात चट्टान का तेल पेट्रोलियम कैसे बना यह हम जान चुके हैं, है ना। पेट्रोलियम तेल ये गहरे रंग का तथा विशिष्ट गंध वाला द्रव है। यह पृथ्वी की सतह के नीचे बहुत गहराई में पाया जाता है। पेट्रोलियम का एक निश्चित रासायनिक सूत्र नहीं होता है। बच्चों ये आप लोग ध्यान रखेंगे कि पेट्रोलियम का जो रासायनिक सूत्र होता है वो नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि कई हाइड्रोकार्बन का मिश्रण होता है, इसलिए जो पेट्रोलियम होता है इसका रासायनिक सूत्र नहीं होता है। इस हाइड्रोकार्बन का पृथक्करण यानी कि अलग करना, है ना, पृथक्करण साधारण आसवन विधि द्वारा नहीं किया जा सकता। अतः इसके लिए हमें एक विशेष विधि का उपयोग करना पड़ता है, जिसे क्या कहा जाता है बच्चों? प्रभाजी आसवन कहते हैं, है ना। प्रभाजी आसवन के थ्रू ही हमें क्या होता है, जो पेट्रोलियम होता है बच्चों, इससे हमें पेट्रोल, नेफ्था, किरोसिन, गैस तेल यानी कि डीजल, है ना, स्नेह तेल यानी कि मोम, ईंधन तेल, ये सभी प्राप्त होते हैं प्रभाजी आसवन किया जाता है तब, ठीक है। अब देखते हैं 16.5.1 पेट्रोलियम का प्रभाजी आसवन। आपने देखा होगा कि जब हम बर्तन में पानी को गर्म करते हैं तब वाष्प बनती हैं। तो बच्चों ये सभी आप लोग देखे हैं, जब हम पानी को गर्म करते हैं बर्तन में तो पानी से क्या होता है? वाष्प निकलता है ना। यानी कि जो पानी से गैस निकलता है बच्चों वो वाष्प होता है ना, वही वाष्प गैस होती है, ये भी पता है। यदि इस बर्तन को ढक दें तो ढक्कन के अंदर की ओर पानी की कुछ बूंदें दिखाई देती है। यह प्रक्रिया आसवन कहलाती है।
यही आसवन क्रिया के द्वारा बच्चों हमें डिस्टिल वाटर प्राप्त होता है ना। यानी कि डिस्टिल वाटर शुद्ध जल जिसमें कोई भी लवण या फिर कोई भी पदार्थ नहीं पाया जाता है, शुद्ध जल जो होता है उससे कैसे प्राप्त किया जाता है? आसवन विधि के द्वारा। आइए हम दो द्रवों के मिश्रण के आसवन को समझने का प्रयास करते हैं। आसवन की प्रक्रिया में अगर दो द्रवों के मिश्रण को गर्म किया जाए तो ये दोनों वाष्प में परिवर्तित हो जाते हैं और वाष्प को ठंडा करने पर वे पुनः द्रव में बदल जाते हैं। तो बच्चों ये भी आपने देखा होगा कि जब वो गर्म होते हैं वाष्प बन के वो क्या करते हैं, वाष्प बने होते हैं, जब वो ठंडा होते हैं तो पानी की बूंदों के रूप में दिखाई देते हैं। यानी कि जो वाष्प होते हैं बच्चों ठंडा होने के बाद किस रूप में बदल जाते हैं? द्रव के रूप में बदल जाते हैं। सामान्य ताप पर सभी द्रव लगातार वाष्पित होते रहते हैं, परंतु जब इन्हें गर्म करते हैं तो वाष्प की मात्रा बढ़ जाती है, यानी कि बढ़ती जाती है ना। जब हम गर्म करते हैं तो और अधिक वाष्पित होने लगती है, और ऐसे नॉर्मल में तो सामान्य ताप पर देखेंगे तो जितने भी द्रव हैं वो क्या होते हैं? वाष्पित होते रहते हैं, है ना। पर जब हम यदि गर्म अधिक करें और भी गर्म करते हैं तो वाष्प की जो मात्रा है वो बढ़ जाती है। वाष्प की यह मात्रा द्रव के क्वथनांक के व्युत्क्रमानुपाती होती है, अर्थात जिस द्रव का क्वथनांक निम्न होगा उसकी वाष्प अधिक बनेगी और उच्च क्वथनांक वाले द्रव की वाष्प कम बनेगी। इस वाष्प को ठंडा करने पर निम्न क्वथनांक वाले द्रव की अधिक मात्रा प्राप्त होती है और उच्च क्वथनांक वाले द्रव की कम। इसे हम दो द्रवों A और B के उदाहरण द्वारा समझ सकते हैं। यहाँ कुछ एग्जाम्पल है बच्चों, जैसे देखिए द्रव A और द्रव B है ना। तो जब द्रव A होता है निम्न क्वथनांक जो होता है ये निम्न होता है, और द्रव जो B होता है इसका उच्च क्वथनांक होता है ना। तो इन क्वथनांक को जब हम गर्म करते हैं, इन जो उच्च क्वथनांक और निम्न क्वथनांक होते हैं इन दोनों को जब हम गर्म करते हैं तो क्या होता है? वाष्प में परिवर्तित होते हैं द्रव, है ना। और इनका वाष्प क्या होता है? A की वाष्प ज़्यादा होता है और B की वाष्प क्या होता है? कम होता है, क्योंकि B की वाष्प उच्च क्वथनांक वाला है और उच्च क्वथनांक वाला कम वाष्पित होता है ना। जब हम ठंडा करते हैं तो द्रव A की मात्रा ज़्यादा होती है और B की मात्रा कम होती है। क्योंकि द्रव B की मात्रा इसलिए कम होती है बच्चों क्योंकि जो B की वाष्प थी वो क्या हो रहा था? कम हो रहा था। वाष्पित कम हुआ तो उसकी मात्रा भी द्रव बनने के बाद कम हो जाती है ना। यदि इन दोनों द्रवों को पूरी तरह पृथक करना हो, यानी कि इन दोनों द्रवों को पूरी तरह से अलग करना हो तो आसवन की प्रक्रिया को बार बार दोहराना होगा, यानी कि हमें बार बार आसवन की क्रिया को दोहराना पड़ेगा, फिर से करना पड़ेगा। हम जानते हैं कि पेट्रोलियम कई हाइड्रोकार्बन का मिश्रण है ना। जो पेट्रोलियम है बहुत सारे हाइड्रोकार्बन का मिश्रण होता है, इसलिए इसके रासायनिक नाम नहीं होते हैं पेट्रोलियम के, ठीक है। जिनके क्वथनांक में बहुत कम अंतर होता है। ऐसे मिश्रण के घटकों को साधारण आसवन विधि के द्वारा पृथक करना कठिन होता है, अतः इसके लिए विशेष उपकरण का प्रयोग किया जाता है जिसे प्रभाजक स्तंभ कहते हैं। इस प्रकार दो या दो से अधिक मिश्रणीय द्रवों को जिनके क्वथनांक के मध्य बहुत कम अंतर होता है पृथक करने की विधि प्रभाजी आसवन कहलाती है। तो बच्चों क्या होता है कि इनके जो पृथक करण इसलिए कराया जाता है क्योंकि क्या होता है जो इनके घटक होते हैं है ना, इनके बीच में क्या होता है बहुत ही कम अंतर होता है इनके क्वथनांक में, है ना। इसलिए इनको विशेष उपकरण द्वारा अलग किया जाता है, पृथक किया जाता है ना। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं वाष्प, द्रव और कच्चा तेल, गर्म कच्चा तेल किस प्रकार से पेट्रोलियम का प्रभाजी आसवन होने पर हमें प्राप्त होता है। सबसे पहले देख सकते हैं आप लोग सबसे पहले आप लोग देख सकते हैं कि कौन पेट्रोलियम का प्रभाजी आसवन किया जाता है तो हमें क्या क्या प्राप्त होते हैं। पेट्रोलियम गैस प्राप्त होते हैं जिसमें ब्यूटेन, प्रोपेन यानी कि एलपीजी गैस में टायर उद्योग है ना, ये सभी एलपीजी गैस जो आप लोग घरों में यूज करते हैं बच्चों,
है ना, ईंधन के रूप में, गैस के रूप में खाना बनाने के लिए। और इनमें क्या पाया जाता है, ब्यूटेन, प्रोपेन, है ना। इसी प्रकार से पेट्रोल प्राप्त होता है, नेफ्था प्राप्त होता है। पेट्रोल जो कि मोटर, कार में ईंधन के रूप में उपयोग की जाती है। शुष्क धुलाई के लिए पेट्रोल का उपयोग किया जाता है। नेफ्था यानी कि रासायनिक यौगिक बनाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। किरोसिन यानी कि मिट्टी का तेल, आप सभी जानते हैं, घरेलू ईंधन में और जेट वायुयान में इसका उपयोग किया जाता है। गैस तेल यानी कि डीजल, जो भारी वाहन होते हैं जैसे कि रेलगाड़ी के इंजन में ईंधन के रूप में एवं जनरेटर में इसका उपयोग किया जाता है। स्नेहक तेल और मोम यानी कि मशीनों में स्नेहक तेल, मोमबत्ती, वेसलीन, ग्रीस एवं जूता पॉलिश में इसका उपयोग किया जाता है। स्नेहक तेल का आप सभी जानते हैं घर्षण को कम करने के लिए भी स्नेहक तेल का उपयोग किया जाता है। जैसे कि साइकिल का जो आप लोग जानते हैं कि जो साइकिल में भी तेल, स्नेहक तेल का उपयोग किया जाता है, जैसे कि ग्रीस वगैरह का, है ना। तो क्या होता है, जो चैन होता है वो उसे और जो घर्षण अधिक होने लगता है उसको कम करने के लिए उपयोग किया जाता है। ईंधन तेल का उपयोग जैसे जहाज़ों में, भट्टियों तथा बॉयलरों में ईंधन के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। अवशेष जो बचता है, टार, एस्फाल्ट बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। तो बच्चों आइए देखते हैं, पेट्रोलियम के प्रभाजी आसवन के लिए सर्वप्रथम कच्चे तेल को भट्टी में गर्म किया जाता है ना। पेट्रोलियम के प्रभाजी आसवन के लिए क्या किया जाता है, सबसे पहले कच्चे तेल को भट्टी में गर्म किया जाता है और वाष्पों को प्रभाजक स्तंभ के निचले भाग में पहुंचाया जाता है। जो कच्चा तेल होता है बच्चों, उसको क्या किया जाता है, पहले गर्म किया जाता है। कहाँ पर गर्म किया जाता है, भट्टी में गर्म किया जाता है। और उसके जो वाष्प निकलते हैं बच्चों, है ना, द्रवों के वाष्प निकलते हैं, गर्म करने पर और अधिक निकलने लगते हैं। तो वाष्पों को क्या किया जाता है, जो प्रभाजक स्तंभ होते हैं जैसे ये है ना, इसमें क्या किया जाता है, निचले भाग पे, सबसे निचले भाग पे क्या किया जाता है, पहुंचाया जाता है। और वाष्पों का यह मिश्रण स्तंभ में ऊपर की ओर उठता है ना। जो वाष्प होता है बच्चों वो किस ओर उठता है, ऊपर की ओर, क्योंकि गैस हल्का होता है ना। तो सबसे ऊपर की ओर जब उठता है तो देखो, और संघनित होकर द्रव के रूप में नीचे की ओर आता है। फिर वो क्या होता है, संघनित होकर, इकट्ठा होकर फिर से वो नीचे की ओर आता है द्रव के रूप में। और स्तंभ में आसवन की क्रिया लगातार चलती रहती है ना। यही क्रिया क्या है, आसवन की क्रिया लगातार चलती रहती है, क्योंकि गर्म वाष्प के कारण संघनित द्रव पुनः वाष्प में बदल जाता है ना। जो संघनित द्रव होते हैं वो फिर से वाष्पित होने लगते हैं, फिर वो द्रव आएंगे, फिर से वो वाष्प होने लगते हैं, है ना। इसी प्रकार से ये क्रिया चलने लगती है। इस प्रकार निम्न क्वथनांक वाले यौगिक स्तंभ के ऊपरी भाग में आश्रित हो जाते हैं और इन्हें अलग एकत्र कर लिया जाता है ना। इस प्रकार से जो निम्न क्वथनांक, जिसके क्वथनांक बहुत ही निम्न होते हैं और यौगिक स्तंभ के ऊपरी भाग में क्या होते हैं, ये आश्रित हो जाते हैं सबसे ऊपरी भाग में, ठीक है। और इन्हें अलग एकत्र कर लिया जाता है, मतलब इकट्ठा कर लिया जाता है, अलग कर लिया जाता है। स्तंभ में ऊपर से नीचे क्रमशः निम्न क्वथनांक से उच्च क्वथनांक वाले द्रव पृथक कर लिए जाते हैं। यानी कि जो निम्न वाले क्वथनांक होते हैं और उच्च क्वथनांक होते हैं, इन्हें हम क्या करते हैं, इन द्रवों को पृथक कर लेते हैं, अलग कर लेते हैं। इस प्रकार अलग अलग क्वथनांक वाले प्रभाज पृथक हो जाते हैं, है ना। बच्चों यहाँ पर इनके क्वथनांक भी दिए हुए हैं, आप लोग देख सकते हैं। 65 डिग्री सेल्सियस, 170 डिग्री सेल्सियस, 250 डिग्री सेल्सियस पे किरोसिन प्राप्त होता है, 340 डिग्री सेल्सियस पर स्नेहक तेल और मोम, और 500 डिग्री सेल्सियस पर ईंधन तेल। इस प्रकार से ये उसकी क्वथनांक, निम्न क्वथनांक और उच्च क्वथनांक को दर्शाता है। हमने देखा कि पेट्रोलियम के प्रभाजी आसवन से विभिन्न ताप पर कई महत्वपूर्ण पदार्थों की प्राप्ति होती है। इन्हें पेट्रो रसायन कहते हैं, जिनका उपयोग विभिन्न क्षेत्रों में किया जाता है। आधुनिक समय में कई उद्योग इन्हीं पदार्थों पर आधारित है ना। जैसे कि 16.6 में हम पेट्रो रसायन के बारे में देखते हैं बच्चों।
बच्चों हम पेट्रो रसायन के बारे में नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करते हैं। अभी आप लोगों का होमवर्क है बच्चों, प्रभाजी आसवन किसे कहते हैं। सेकेंड है आपका पेट्रोलियम का प्रभाजी आसवन क्यों आवश्यक है। प्रभाजक स्तंभ में ऊपर की ओर कौन सी गैस प्राप्त होती है। और थर्ड है हमारा पेट्रोलियम का रासायनिक सूत्र क्यों नहीं होता है। ये 3 आपका क्वेश्चन है जिनके आंसर आपको देने हैं। ये होमवर्क में आपको बनाना है बच्चों और मेरे नंबर पर सेंड करना है। ठीक है बच्चों, बाय बाय, टेक केयर।